ये ड्रोन स्ट्राइक्स हुई आज इन पे, और ये शहादतें 30,000 क्रॉस कर गई। ये एन उस वक्त हुआ है जब सारे जो फ़लस्तीनी ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ़ फ़लस्तीनी ग्रुप्स, वो आज मॉस्को में हैं, और वो मॉस्को में अगले 3 रोज़ रहेंगे। यानी जुमेरात जुम्मा हफ्ते की शाम तक वो मॉस्को में रहेंगे। और 14 ग्रुप्स हैं, 14 ग्रुप्स हैं जिसमें फ़तह भी है। अच्छा, अब फ़तह ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर सामने आ रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी डिज़ोल्व हो गई है, उनके वज़ीर अमलन उनके लोग हैं, अमलन डिज़ोल्व हो गई है मोहम्मद शातिया के इस्तीफ़े के बाद। जो उनके वज़ीर आज़म थे, हो सकता है कि अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ख़त था वो बड़ा, उसमें उन्होंने मतलब बताया कि हो क्या रहा है वहाँ पे गज़ा में और मगरबी किनारे पे। लेकिन वहाँ पर जो है वो 14 ग्रुप्स के नुमाइंदे मौजूद हैं, जिसमें लेबनान से भी ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ सीरिया से भी हैं और इराक़ से भी हैं, हमास भी है और फ़तह भी है। ये जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी अभी जो मौजूद है चूँकि एक अंदाज़ में, लेकिन ये वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी ज़हन में रखें जो ओस्लो एकॉर्ड के बाद कायम हुई थी और 5 साल की अबूरी दौर के लिए कायम हुई थी, और इस दौरान जो है वो बहुत कुछ इसराइल ने करना था जिसके बिल्कुल उलट किया उन्होंने। तो अब यह है कि 14 ग्रुप्स हैं और अगले 3 रोज़ रहेंगे, और इनको ज़ाहिर है उनके जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं वो इनके मेज़बान हैं, और ये नए वज़ीर ख़ारजा जो हैं रशिया के, ये अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता या मगरबी एशिया के नुमाइंदे ख़ुसूसी भी हैं प्रेसिडेंट पुतिन के। तो ये जो है 3 रोज़ के अंदर ये वहाँ पर एक जो अगला सेटअप आना है फ़लस्तीन में, उसको हतमी शक्ल देने के लिए ये मुलाकात मॉस्को में हो रही है। और 3 रोज़ इसको इसीलिए रखा गया है वहाँ पे कि 3 रोज़ के अंदर ये तमाम जो भी आपस में इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, मामलात हैं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें गारंटर, ये बात पहले भी मैंने की थी कि गारंटर कौन होगा। तो गारंटर इसमें टर्की और रशिया हैं, कि ये टर्की और रशिया इसमें गारंटर हैं। यानी इस्लामी ममालिक तो हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक के अंदर भी आपको पता है कहीं पर कोई महमूद अब्बास को पसंद करता है, कहीं कोई हमास के प्रो हमास है, कहीं कुछ। तो ये आपस में जो भी सेटअप होगा उसके गारंटर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टर्की और रशिया ने उसकी जिम्मेदारी ली है। अमेरिका का चूँकि कोई उनका तो सर पैर पता ही नहीं कि वो किस तरफ खड़े हैं इस वक्त। तो रशिया और रशिया की एक पुरानी हिस्ट्री भी रही है फ़लस्तीनियों के साथ, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर के दौरान। अच्छा, रशिया जो है इस वक्त वो फ़लस्तीनियों को खुल के सपोर्ट कर रहा है, फ़लस्तीनियों को, और चाइना भी कर रहा है, और उसकी कई वजूहात हैं। लेकिन उसकी एक अहम वजह यह है कि अगर आप उसको जियो पॉलिटिक्स के लेवल पे देखें तो यकीनन चूँकि इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है मुकम्मल तौर पे, तो फिर वो फ़लस्तीन, उन्होंने भी एक स्टांस लिया हुआ है कि हम फिर फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। तो ये अब 3 रोज़ के अंदर ये देखेंगे कि वहाँ पर जो भी बातचीत हुई है, यानी अमीर कतर भी, कतर आपको पता है वो बिल्कुल ओपेक प्लस में कतर भी है, सऊदी अरेबिया भी है, ज़ेलेंस्की वहाँ से होके गए हैं। अमीर कतर जो है वो पेरिस में थे कल। तो ये अब बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये 3 रोज़ तक अच्छा, इनकी क़यादतें नहीं हैं, इनके नुमाइंदे हैं। क़यादतें तो इनकी ज़ाहिर है कि इस्लामी जिहाद या हमास या वो तो बाहर देख रहे हैं कि मामलात ये अगले 1 या 2 रोज़ में। और हमास की तरफ से आज ये कहा गया है कि ये जो अटैक हुआ है, जो शहादतें हुई हैं गज़ा पे, उसके नतीजे में वो हो सकता है अपने मुज़ाकरात को मुअत्तल कर दें। इसराइल की तरफ से माज़रत की गई है कि हमसे गलती हो गई, हम ही समझे कि ये लोग इकट्ठा होके दोबारा हम पर हमला करने की 7 अक्टूबर की तरह की कोशिश कर रहे हैं। ये औरतें और बच्चे जो कि समंदर के किनारे रोटियां उठा रहे थे। तो इसके ऊपर दुनिया भर की तरफ से मजम्मत हुई है, लेकिन ये कि इसराइल कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, बस हमसे गलती हो गई, और मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक नहीं थी, हमने औरतें और बच्चे मार दिए, वो जिनको खाना तकसीम किया जा रहा था। हमास का ये कहना है कि हम इसमें जो है वो अपने सारे मुज़ाकरात मुअत्तल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमास मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं करेगी इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी नेतन्याहू जो है वो एक बंद गली में खड़े हैं जहाँ पर वो सारी दुनिया की हमायत खो चुके हैं, बशमूल अमेरिका की,
और अमेरिका की बाइडेन इंतजामिया की हमायत उन्होंने इसलिए हुई है कि बाइडेन जो है वो बाल बाल बचे हैं मिशिगन के अंदर, मिशिगन में बाल बाल बचे हैं, उनका बहुत ज़्यादा वोट बैंक उनका कम हुआ है। और ये बात कल भी की थी कि वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते दुनिया में कि वो एक बात वो कर रहे हैं और बरतानिया एक अलग बात कर रहा हो, यूरोप एक अलग बात कर रहा हो और अरब दुनिया एक अलग बात कर रही हो, अफ्रीका पहले उनके हाथ से निकला हुआ है, यूक्रेन। तो वो मेरा ख्याल है कि बाइडेन इंतजामिया जो है वो मंडे का कह भी चुके हैं इंटरव्यू में कि मंडे तक सीज़ फायर हो जाएगा। तो 2 दिन है, 2 दिन में देखते हैं कि क्या होता है। तो ये मॉस्को में रहेंगे अगले 2-3 दिन। ये सारे जो लोग हैं ये मॉस्को में ही अगली हुकूमत का क्या रंग रूप होगा उसको ये तय करेंगे। और इस दौरान जो है वो एक और बड़ा स्टेट ऑफ यूनियन कह लें या जो भी कहें वो प्रेसिडेंट पुतिन ने एक ख़िताब किया है। ये नॉर्मल उनका आम ख़िताब नहीं है जो आज उन्होंने ख़िताब किया है। उसमें पार्लियामेंट के भी लोग थे और जो रशियन एलीट थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी और उनके जो मुख्तलिफ़ लोग थे वो भी उस इज्तिमा में मौजूद थे। ये प्रेसिडेंट पुतिन का बहुत सख्त तकरीर थी। प्रेसिडेंट पुतिन ने इससे पहले भी ये बात की है कि मैं जो हूँ वो ये न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से वो कहते रहे हैं कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन आज जो उन्होंने बात की है वो सबसे ज़्यादा सख्त है अभी तक न्यूक्लियर के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जो टैक्टिकल वेपन्स हैं, टैक्टिकल वेपन्स ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ मामला चला जाएगा अगर यूक्रेन में नेटो के किसी मुल्क ने अपनी फ़ौज भेजी। नेटो जो है वो उसका मेंबर यूक्रेन नहीं है और यूक्रेन जो है वो नेटो के ममालिक उसकी मदद तो कर रहे हैं, माली तौर पे भी कर रहे हैं, अखलाकी तौर पे भी कर रहे हैं, असलहा भी दे रहे हैं, लेकिन अपनी फ़ौज ज़मीनी वहाँ पे नहीं भेज रहे वो। अब प्रेसिडेंट पुतिन ने आज ये कहा है कि जी अगर तो यहाँ पर फौज आई तो ये एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मामला जाएगा और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो छोटे साइज़ के मिनी न्यूक्स जिसे कहा जाता है, और एक तो स्ट्रेटेजिक है ना जो दूर तक, यानी अगर आपने रशिया ने अमेरिका को निशाना बनाना है, अमेरिका ने रशिया को बनाना है, दूर से मिसाइल चलेगा, तो वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं। ये जो टैक्टिकल हैं ये तो ये है कि इधर से चला और इधर जाके फ़ौरन नहीं। ये बिल्कुल जो बैटल ग्राउंड में, बैटल फील्ड्स में, मैं इसकी डिटेल क्या बताऊं, बस बैटल फील्ड्स के अंदर बिल्कुल ही अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पर ये वेपन यूज़ करना पड़े तो फिर वो कमांडर इन चीफ या हाईएस्ट लेवल पे अमेरिकन प्रेसिडेंट या पुतिन फिर उसको ऑर्डर देते हैं कि आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें। अब ये ज़मीन पे भी हो सकता है, ठीक है ना, सरफेस टू एयर, या इसको जो है ये नीचे से इसको आप ग्राउंड लॉन्च क्रूज़ कर दें, या इसको आप समंदर से भी कर सकते हैं और इसको आप एयर से भी कर सकते हैं। लेकिन ये छोटे वेपन्स, लेकिन ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स बहरहाल, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये आज की दुनिया में ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस हो गई है, ख़ासतौर पे उन मुल्कों के साथ जिनके यानी जो जिनके बॉर्डर्स लगती हैं और जहाँ जंग हो रही है। यूक्रेन और रशिया उनमें से एक मिसाल है कि यूक्रेन रोक नहीं पाएगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को। अगर यहाँ से फायर होता है तो रशिया रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल साथ साथ ही हैं ना सरहदें। तो अगर आपका रडार सिस्टम तो उस वक्त काम करेगा ना जो थोड़ा सा दूर से आ रहा हो। जैसे ये जब यहाँ से चलाते हैं कोई मिसाइल चलाते हैं हुतीस, तो वो हवा में आता है आता है आता है, यहाँ से रडार एक्टिव होता है, आता है, तो ऊपर तबाह करता है आयरन डोम। लेकिन अगर बिल्कुल ही साथ हो और इधर से इधर गिर जाए आके, तो इतनी देर में कौन सा रडार उसको रोकेगा या उसको कैच करेगा। तो ये टैक्टिकल, और फिर न्यूक्लियर वॉरहेड्स हों अगर, तो फिर उसके नतीजे में न्यूक्लियर फिर अच्छा ये आज तक इस्तेमाल नहीं हुए न्यूक्लियर वॉरहेड जो है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, ये आज की तारीख तक कभी इस्तेमाल नहीं हुए, ठीक है। और ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये मतलब एक दफ़ा ये अगर चल पड़े तो फिर तो हर मुल्क के पास ही मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में। फिर तो वो एक एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर मारना शुरू करेगा और उधर से वो, तो इसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि कई मुल्क जो हैं हमारे टारगेट पे हैं। आज उन्होंने ये कहा है कि कई यूरोप के अंदर हमारे टारगेट हैं और हम फर्स्ट स्ट्राइक पे चले जाएंगे। अगर फ़ौज, ज़मीनी फ़ौज एंटर हो गई यूक्रेन में किसी नेटो मुल्क की, तो हम फर्स्ट स्ट्राइक पे जाएंगे। हम सेकंड स्ट्राइक का हम मतलब है कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे, फर्स्ट स्ट्राइक पे टारगेट कर देंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। और उन्होंने कहा कि जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो आई मीन इट, और मैं ऐसा करूँगा। अच्छा, उनका लहजा भी अगर आप सुने तो बड़ा उन्होंने सख्त लहजे में ये बात की है, और ये बात उन्होंने उस वक्त की है कि जब एक तो स्वीडन नेटो का हिस्सा बना है फिनलैंड के बाद, और दूसरी बात ये कि कल प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है उन्होंने कहा था कि यूरोप के मुल्कों को अपनी फ़ौज
यूक्रेन भेज देनी चाहिए। यानी ये उसका जवाब दिया है प्रेसिडेंट पुतिन ने कि ये अगर आपने किया तो उसके नतीजे में न्यूक्लियर वॉर यहाँ छिड़ेगी। अच्छा, अब ये जो एक सिचुएशन है ना कि ये जो रशिया का मामला है यूक्रेन के साथ, ये यूक्रेन के साथ रशिया का ज़ेलेंस्की सऊदी अरेबिया से होके गए हैं और सऊदी अरेबिया अब उसमें कितना ज़्यादा रशिया से बात करता है, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया ने जो रोल प्ले किया था ना इससे पहले, आसान नहीं था उस वक्त, तो उस वक्त भी मुश्किल था, अब तो और मुश्किल हो गया है। उसकी वजह यह है कि ये उसमें जो जंगी कैदी छुड़ाना दोनों तरफ से, फिर बीच में गारंटर बनना, फिर ये देखें ना कतर बीच में गारंटी कतर ने ली कि जी हम डायलॉग करवाते हैं, और इसराइल खुद मरा जा रहा था कि हमारी बातचीत करवाओ, लेकिन जब बातचीत शुरू की तो वो नेतन्याहू ने कतर के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। इजिप्ट आता है, इजिप्ट पे फटा, इस लेबनान, तो नेतन्याहू की जो कि बचत दीवार से लगाओ, और ये कत्ल, ये जेनोसाइड है, कत्ले आम हुआ है 30,000 लोगों का, औरतों बच्चों का रोज़ हो रहा है। और अब ये घड़ी चल रही है कि जनाब 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रेसिडेंट बाइडेन पीर का रोज़ कह चुके हैं, उसके बाद और प्रेशर आएगा। वो जहाँ जाते हैं इससे पहले एक सवाल यही होता है कि जी आप बताइए कि जी जंगबंदी कम होगी। ये जो कतरा आम आज हुआ है, इसके बाद तो पूरी दुनिया में, क्योंकि आप ये देखें कि ये जो मतलब ये तो बिल्कुल उन्होंने एग्जैक्ट उस जगह पे जहाँ पर लोग रोटियां उठा रहे थे ज़मीन से, उन्होंने उस जगह को निशाना बनाया है, और वहाँ पर ये 104 या 125 के करीब शहादतें हो गई हैं। तो ये एक ऐसा अलमिया जन्म ले रहा है। और मैं उसके बाद ये बात आपसे कह रहा हूँ कि ये जब इतनी, अच्छा हुतीज़ ने उसके साथ ही, मैं कभी जाने से पहले बताऊँ, हुतीज़ ने आज एक बात की वजाहत की है बहुत बड़ी, बहुत उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमारा किसी सूरत भी ये जो अंडर वाटर केबल्स हैं दुनिया का, इसको काटने का या इसको तबाह करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम इसकी सेंसिटिविटीज़ को समझते हैं और हम ये केबल जो है, लेकिन उन्होंने एक और बात बड़ी अजीब की है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई और मुल्क ये केबल तबाह कर दे और हमारे ऊपर डाल दे और फिर हमारे मुल्क को निशाना बनाए। तो हम ये वाजे कर रहे हैं कि अगर केबल यहाँ पे कटते हैं तो केबल तबाह करने में हम नहीं होंगे, कोई और होगा। तो ये मुझे वो जो है बड़ी अजीब सी बात लगी। जर्मन पाइपलाइन जो थी उसके ऊपर भी अभी तक एक इशू चल रहा है कि वो किसने तबाह की थी और क्या हुआ था। तो उन्होंने ये बात की कि यमन को निशाना बना सकता है कोई मुल्क दुनिया का, और वो बहाना ही बना सकता है कि यहाँ पे अंडर वाटर केबल हमने काटे हैं, लेकिन हमने केबल्स को, हमारा कोई इरादा नहीं है, और अगर ये डैमेज होते हैं कमिंग डेज में तो हमारी तरफ से उसको पहले ही ये फॉल्स फ्लैग होगा और इसको दुनिया ज़हन में